हो अगर आपके पास शक्ति हो? आपके पास दो रास्ते होंगे, एक अच्छा रास्ता और एक बुरा रास्ता। तो आप किस रास्ते को चुनोगे? यही इस कहानी में दिखाया गया है। इस एनिमे में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके पास शक्ति है। मैं इस वीडियो में सब कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। यह है नॉरम शिप। इस शिप के अंदर वो लोग रहते हैं जिनके अंदर शक्ति है। यह है ननामी। ननामी के पास लोगों की यादों को मिटाने वाली शक्ति है। जब वह छोटी थी तो उसे इंसानों के दर्द, दुख और पीड़ा मिटाने के नाम पर दूसरों की यादों को मिटाने का आदेश दिया गया था। ननामी अपनी शक्ति से डरने लगी थी क्योंकि बचपन में उसने अकीतो के भाई की याददाश्त मिटाई थी। तब से अकीतो ननामी से गुस्सा है। यह है मिकोतो। मिकोतो के पास सुरक्षा कवच बनाने की शक्ति है। नॉरम शिप में आने से पहले उसने मंदिरों में रहने वाले लोगों की रक्षा की थी। बचपन से उसे बताया गया था कि उसकी शक्ति ईश्वर का दिया एक अनमोल उपहार है। यह कोहारू। कोहारू के पास आग की लपटों को नियंत्रित करने की शक्ति है जो बहुत खतरनाक है। बचपन में उसने फसलों को जलाकर राख कर दिया था। गांव वाले उससे डरने लगे थे, इसलिए कोहारू गांव वालों से दूर जाकर रहने लगी थी। कोहारू के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो बचपन से अकेले रहती थी, लेकिन एक दिन एक ट्रैवलर आए। उन्होंने कोहारू को जिंदगी जीने का सही उद्देश्य बताया। यह है तोया। तोया के पास किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने दाएं हाथ से छूकर किसी के भी अतीत की घटनाओं को देखने की शक्ति है। यह है ओतोमारू। ओतोमारू के पास शक्ति है टेलीपैथी की। वो किसी भी इंसान से बात कर सकता है, चाहे वो उससे कितनी ही दूर क्यों ना हो। यह है कगामी। कगामी के पास सपनों में हेरफेर करने की क्षमता है, यानी वो किसी भी इंसान के सपने में जा सकता है और उनकी सच्ची इच्छाएं क्या है वो दिखा सकता है। यह है सेनरी। सेनरी के पास पानी को नियंत्रित करने की क्षमता है। बचपन से सेनरी का शरीर कमजोर था, जिस वजह से अकीतो ने अपने छोटे भाई की भलाई के लिए आदि शक्ति सेनरी से छीन ली थी। सेनरी को अपनी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह है अकीतो। अकीतो सेनरी का बड़ा भाई है। वो सेनरी से बहुत प्यार करता है। उसके अंदर कोई शक्ति नहीं है। वो पक्षियों से डरता है। वो खाना अच्छा बनाता है। यह है सकुया। सकुया के पास किसी भी इंसान के भविष्य को देखने की शक्ति है। मिकोतो और सकुया बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। यह है ककेरू। ककेरू के पास पेड़ पौधों यानी हरियाली को नियंत्रित करने की शक्ति है। वो उन्हें बुला भी सकता है। उसके अंदर किसी भी पेड़ पौधे और फूल को उगाने की क्षमता है। यह है रॉन। रॉन के बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है। यह है सोराता। सोराता भविष्य से अतीत में आया है। उसे यहाँ क्यों लाया गया है ये हम एपिसोड में देखेंगे। इस कहानी में कुछ और कैरेक्टर भी है। यह है नत्सुहिको। यह है सेत्सु। सेत्सु नत्सुहिको का दोस्त है। यह है नागिसा। नागिसा नत्सुहिको की बहन है। यह है शीरो। शीरो ककेरू के पिता है। यह है हरुका, शीरो की पत्नी और ककेरू की माँ। यह है मोतोहिसा। यह है आयन। आयन एक रहस्यमयी लड़की है। आयन के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसके अंदर इंसानों के रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं है। इस जहाज का नाम नॉरन है। यह आसमान में उड़ती है। इस एनिमे में हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। वो पर्वतों में अकेले रहती है। वो एक शिप का इंतजार कर रही है जो आसमान में उड़ती है। उस शिप के अंदर वो इंसान रहते हैं जिनके अंदर कुछ शक्तियाँ है, यानी उनके अंदर काबिलियत है। फिर हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई जाती है। उसने उस लड़की से कहा था, जब तुम 17 साल की हो जाओगी तब तुम्हें इन कपड़ों को पहनना होगा जो मैं तुम्हें इस समय दे रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए जरूर आऊँगा। स्प्रिंग सीजन के समय एक शिप तुम्हें लेने के लिए आएगी क्योंकि तुम्हारी योग्यता और शक्तियों की वहाँ जरूरत है। लड़की जैसे ही गिरने वाली होती है, एक लड़का उसे गिरने से बचाता है। फिर वो कहता है, मैं सही था, तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो उससे दूर हट जाती है और नीचे गिरने लगती है। तभी उसे एक नजारा दिखता है जो बहुत डरावना होता है। लड़के के अंदर शक्तियाँ है। लड़के को जादू आता है। लड़का उसे अपनी शक्तियों से बचाता है। फिर वो उसे शिप के अंदर ले जाता है। लड़की पूछती है कि ये क्या है। लड़का कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा लड़का पूछता है,
कि क्या वो वही लड़की है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो कहता है हाँ। फिर वो तीनों ही एक मशीन के अंदर चले जाते हैं। वो बादलों के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें नॉर्मल शिप दिखाई देगी। वो तीनों ही उस शिप के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ कुछ और इंसान भी रहते हैं। उन्हें ये बात जाननी है कि उस लड़की के पास ये ड्रेस आई कहाँ से। वो सभी उसे शिप दिखाते हैं। लड़की बहुत खुश है। फिर वो उसे बताते हैं ये शिप का नेविगेशन सिस्टम है जो तुम्हें हर समय देखता रहेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सभी को मीटिंग रूम में आना होगा। ये मीटिंग रूम इसलिए रखी गई है क्योंकि शिप के अंदर एक नया मेंबर आया है, यानी वो लड़की। उन सभी को लड़की प्यारी लग रही होती है। वो सभी अपना नाम बताते हैं। ये है सकुया, ये है मिकोतो, तोया, ओकुमारू, कगामी और ककेरू। सेंडी और रॉन गायब है। वो लड़की से नाम पूछते हैं लेकिन लड़की को अपना नाम बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले किसी ने उसका नाम रखा था, लेकिन अब वो भूल चुकी है। ककेरू कहता है ये यूनिफॉर्म ये शिप देती है। लड़की कहती है ये मुझे एक ट्रैवलर ने दी थी जो हमारे पहाड़ों में घूमने के लिए आया था। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है। लड़की कहती है नहीं। ककेरू कहता है मैं तुम्हें अपना सरनेम देना चाहता हूँ। वो कहता है तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है। ओकुमारू हंसते हुए कहता है अगर तुमने उस लड़की का सरनेम अपने नाम से रख दिया तब तुम दोनों को ही शादी करनी होगी। ककेरू कहता है ऐसा नहीं है। वो कहता है मुझे नहीं लगता ये लड़की झूठ कह रही है। इस मीटिंग में दो लोग गायब है, सेंडी और रॉन। लड़की पूछती है कि हम कहाँ पर है। वो उसे बताते हैं ये शिप दुनिया में शांति बनाए रखती है। ये हमें मिशन देती है और हमें उस मिशन को पूरा करना होता है। इस शिप के अंदर सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जिनके अंदर शक्तियाँ हो और उन्हें इस दुनिया में शांति बनाए रखनी है। ये दुनिया यानी ये शिप हमें ये मिशन देती है। वो उस लड़की को अपने घर इनवाइट करते हैं क्योंकि वो सभी एक ही उम्र के हैं। लड़की उनके घर जाती है। ककेरू गेट बजाता है। वो माफी मांगता है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो कहता है मैं तुम्हें इस शिप की सैर कराना चाहता हूँ, तुम दोनों को ही गलत नहीं समझना है। वो कहती है हम सभी को अलग अलग काम करना होता है। ककेरू कहता है मैं कल तुमसे फिर से मिलूंगा। ये लड़की की नई जिंदगी की शुरुआत है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके आने वाली दुनिया कैसी होगी। ककेरू से मिलता है। वो दोनों ही सैर करते हैं। रास्ते में उन्हें तोया दिखाई देता है। फिर वो तीनों ही सेंडी के घर जाते हैं क्योंकि सेंडी ने अब तक उस लड़की को नहीं देखा है। वो गेट बजाते हैं लेकिन कोई भी नहीं खोलता है। ककेरू फिर से गेट बजाता है। जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है वो उस गेट को तोड़ना चाहता है। वो कहता है हमें इस शिप की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना चाहिए। सेंडी गेट खोलते हुए कहता है मैं जिंदा हूँ। ककेरू हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाना चाहता हूँ जो हमारे टीम की नई मेंबर है। सेंडी कहता है मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है और मुझे किसी से भी नहीं मिलना है। वो उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना चाहता है। वो कहता है तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी एक दिन दुश्मन बन जाएंगे। लड़की हैरान है। वो दोनों ही कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि इस शिप के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर कुछ शक्तियाँ है और एक समय ऐसा आता है जब इस शिप के अंदर रहने वाले लोगों को जिनके अंदर शक्ति है उन्हें अलग अलग देश में भेज दिया जाता है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके और इसी के बीच वो सभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सेंडी उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो लड़की से कहते हैं जरूर उसे नींद आ रही होगी तभी उसने हमसे ऐसा कहा। फिर वो तीनों ही शिप के अंदर की नई दुनिया को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है। ककेरू अपनी शक्ति से पेड़ में फल ले आता है। लड़के को लगता है कि शायद ककेरू के अंदर पेड़ के घाव को भरने की शक्ति है और वो उनसे बात भी कर सकता है, लेकिन ककेरू कहता है मैं पेड़ से बात नहीं कर सकता हूँ। वो हैरान हो जाती है। फिर वो माफ़ी मांगती है क्योंकि ककेरू ने उससे कहा था कि वो पेड़ से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता है। लड़की ने जल्दबाजी में ककेरू से ये सब कहा था। वो कहती है पेड़ जरूर तुम्हें शुक्रिया कह रहे होंगे। ककेरू कहता है तुम बिल्कुल पेड़ की तरह हो,
लेकिन पेड़ और मैं एक दूसरे के विपरीत है और मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ कि इंसानों से कैसे बात करनी है। लड़की अपने बारे में बताती है, मैं इस शिप का इंतजार लंबे समय से कर रही थी। मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने मम्मी और पापा के साथ रहा करती थी, लेकिन एक रात कुछ भयानक हुआ। यानी उस जंगल में आग लग गई थी। जो उस लड़की को दिखाई दिया था, उसके मम्मी और पापा उस आग में गायब हो गए थे। शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तब से वो माउंटेन में अकेले रहती है। ककेरू उसे खाने के लिए फल देता है। उसे वो फल बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो पेड़ पर चढ़ते हैं। कोहारू फल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। ककेरू से बचाता है। वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो दोनों ही नदी में कूदते हैं। लड़की को याद आता है उस ट्रैवलर के बारे में कि वो कौन था। ककेरू उसे पानी से बाहर निकालता है। वो उसे शुक्रिया कहती है। ककेरू के दोस्त भी आ जाते हैं। ककेरू कहता है, हम ठीक है। लड़की कहती है, ये फल बिल्कुल ठीक है, देखो ये कहीं से भी खराब नहीं हुआ है। वो हंसने लगता है। लड़की पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? ककेरू कहता है, तुम इतनी ऊंचाई से इस फल को बचाने के लिए कूदी थी और तुमने अब तक उस फल को छोड़ा भी नहीं। लड़की कहती है, मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो कहता है, अगर तुम्हें कुछ बातें समझ नहीं आई तब तुम किसी से भी यहाँ पर पूछ सकती हो, हर कोई तुम्हारी मदद करेगा। लड़की कहती है, मुझे याद आ चुका है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम कोहारू है। बहुत लंबे समय पहले एक ट्रैवलर ने मुझे ये नाम दिया था। तभी हमें उस ट्रैवलर की आवाज़ सुनाई जाती है जिसने कोहारू से कहा था, जब तुम 17 साल की होगी तब तुम्हें एक शिप लेने के लिए आएगी। तुम्हें उस शिप के अंदर जाना होगा। इस शिप के अंदर तुम्हारी योग्यता और शक्ति की जरूरत है। ककेरू पूछता है कि क्या ये तुम्हारा असली नाम है? कोहारू कहती है, मुझे नहीं पता कि ये मेरा असली नाम है कि नहीं, लेकिन अब से मेरा नाम कोहारू है। वो सभी नाव से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी कोई नॉर्दर्न शिप पे हमला करता है। ककेरू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? कोहारू कहती है, मैं ठीक हूँ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्दर्न शिप में हमला हुआ है। ये हमला विद्रोही समूह ने किया है। इस शिप के अंदर 2 इंसान बैठे हुए हैं। उनके पास हथियार है। वो कोहारू को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर चले जाते हैं। उन्हें आदेश दिया गया है कि उन्हें नॉर्दर्न शिप पर हमला करना है। फिर हम 2 इंसान को देखते हैं जो सो रहे होते हैं। शिप का सुरक्षा कवच टूट चुका है। वो नॉर्दर्न शिप के सुरक्षा कवच को ठीक कर रही होती है। विद्रोही समूह का एक लड़का उन पर हमला करता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेती है। वो कहता है कि तुम्हें हमारी टीम में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है। वो उसे अपनी टीम में इसलिए शामिल कर रहा होता है क्योंकि वो सुरक्षा कवच फिर से बना सकती है। मिकोतो कहती है, मैं तुम्हारा इनविटेशन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगी। वो मिकोतो पे हमला करता है। फिर वो कहता है, अगर तुम मेरा इनविटेशन स्वीकार नहीं करोगी तब मैं तुम पे हमला करूंगा। वो एक हथियार निकालता है और अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं तब हम इस शिप को तबाह कर देंगे। तुम्हें मेरे साथ उस उड़ते हुए शिप में जाना होगा। मिकोतो उस शिप को देखती है। फिर वो कहती है, मैं नॉर्दर्न शिप का सुरक्षा कवच बनाऊंगी। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। तभी शकुया वहाँ आता है। वो कहता है, तुम्हारे अंदर भी शक्तियाँ है। वो शकुया पर हमला करता है, लेकिन शकुया अपने आप को बचाता है। वो गायब हो चुका है। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो इंसान कौन था। फिर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो शिप पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। कोहारू एक पेड़ के पास जाती है। तभी उसे वो शिप दिखाई देती है। शिप कोहारू पर हमला करती है। कोहारू हैरान हो जाती है। उसे याद आता है कि बचपन में कैसे उसके माता पिता उससे दूर हो गए थे और कैसे वो ककेरू से मिली थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पहली बार कोहारू की शक्ति जागृत होती है। कोहारू की जान बच चुकी है। वो शिप पर बैठता है। यह है नात्सुकी। कोहारू हैरान है। वो कहता है, तुमने देखा ना उस लड़की के अंदर कौन सी शक्ति थी? नात्सुही को किसी से बात कर रहा होता है कि तुम्हें उस लड़की से पंगा नहीं लेना है क्योंकि उसके अंदर भी एक शक्ति है। कोहारू फल को देखती है जो तबाह हो चुका है। वो दोनों ही कोहारू के पास जाते हैं। वो खुश है क्योंकि कोहारू को कुछ नहीं हुआ है। कोहारू दुखी है
क्योंकि पेड़ जल चुके हैं। वो माफी मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। ककेरू कहता है तुम अगली बार हमें बिना बताए गायब मत होना। वो दोनों भी वहाँ पहुँचते हैं। वो सब खुश है क्योंकि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो सभी एक दूसरे से बात करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ रहने वाला एक इंसान उनकी मदद कर रहा है। वो मिकोतो से पूछते हैं कि जिस इंसान ने तुम पर हमला किया वो कैसा दिखाई देता था। मिकोतो कहती है वो दिखने में जवान है और उसके पास एक बंदूक थी जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। कोहारू दुखी है। ये है रॉन। रॉन कहता है हम खुशकिस्मत है कि हमें कुछ भी नहीं हुआ है। दुश्मन हमें मारना चाहता था। ननामी कहती है वो दुश्मन हम सबको मारना चाहता है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर उन पर हमला करना होगा। ककेरू कहता है तोया क्या तुमने दुनिया में इस बात को बोला है कि हमारे शिप के ऊपर हमला हुआ है? तोया कहता है हाँ मैंने उनसे ये सब कहा है। उन सब के अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं। वो कहते हैं इस दुनिया ने ही हमें एक साथ इकट्ठा किया है ताकि हम दुनिया में शांति बनाए रख सके। कोहारू अपने मन में कहती है मेरी शक्तियाँ शांति बनाए रखेगी। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उस ट्रैवलर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें लेने के लिए एक शिप आएगा। तुम्हें उस शिप के अंदर जाना होगा। वहाँ तुम्हारी शक्ति और काबिलियत की जरूरत होगी। ये सोच कर ही कोहारू को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो आज हुआ वो उससे बहुत परेशान और हैरान है। ककेरू कोहारू को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। तभी उनके लिए खाने का ऑर्डर आता है। उनके लिए मेन्यू भी रखा गया है जहाँ उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। ये इस शिप का कुक है जो उनके लिए खाना बनाता है और सर्व भी करता है। वो सभी साथ में खाना खाते हैं। ये सब किचन में काम करने वाले। वो कोहारू से कहते हैं कि हमने इस शिप के अंदर कुछ नियम और कानून बनाए हुए हैं। हमें किसी से भी नहीं पूछना है कि वो अतीत में कौन था और उसके अंदर क्या शक्तियाँ है। यानी नॉर्म शिप के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें अपने अतीत और अपनी शक्तियों को किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर उन्हें किसी के भी अतीत के बारे में पता लग गया तब उन्हें ऐसा लगेगा कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है। कोई भी अपनी शक्तियों के बारे में बात नहीं करना चाहता है। वो सभी नियम बनाते हैं कि एक लड़का और एक लड़की पेयर में होंगे। अगर भविष्य में कभी भी किसी दुश्मन ने उन पर हमला किया तब वो लड़का उस लड़की की रक्षा कर सकता है, और अगर एक लड़का दूसरे लड़के के साथ रहेगा तब दुश्मन उनके किए गए काम को नहीं देख पाएंगे। सेन को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तोया उसका पार्टनर बनेगा। वो कहता है मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है। किसी को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उन्हें ये करना है। वो कहता है एक दूसरे पर नजर रखना बहुत ही बुरा काम है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने दोस्तों पर शक कर रहा हूँ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सकुया और मिकोतो एक दूसरे के पार्टनर है। सकुया को अपना अतीत याद आता है। अभी हमें ये नहीं बताया गया है कि सकुया क्या सोच रहा था। वो खुश है। मिकोतो और सकुया लाइब्रेरी में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उस इंसान के पास वो हथियार क्या था। कगामी और ननामी एक दूसरे के पेयर होंगे। वो ननामी से बात कर रहा होता है, तभी रिपोर्टर वहाँ आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। ओतोमारू कहता है ननामी क्या तुम उसके साथ सही तरीके से रह पाओगी? अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ। ननामी कहती है मैं ठीक हूँ। वो इस समय गुस्से में है। ननामी उसे देख रही होती है। अब हर किसी को एक दूसरे पे शक हो रहा है। कोहारू दुखी है। ककेरू का पेयर कोहारू है। ककेरू खुश है और अब वो दोनों ही एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। कोहारू भी खुश हो जाती है क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब किसी ने कोहारू से अच्छे तरीके से बात की थी। वो हंसने लगता है। कोहारू कहती है मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पार्टनर हो। ऐसे ही उनके पार्टनर बनते हैं जिनके नाम ये है। कोहारू पूछती है ककेरू हम कहाँ जाएंगे? ककेरू कहता है तुम मेरे साथ चलो। वो सभी गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं। ककेरू कहता है सेन तुम्हारा पार्टनर यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर काम करना चाहिए। फिर वो कहता है मुझे बिल्कुल काम नहीं करना है, लेकिन ककेरू कहता है अगर तुमने कुछ काम नहीं किया तब तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। और ये देखो ये जगह कितनी बर्बाद हो चुकी है। सेन को न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। कोहारू उसकी मदद करती है।
सेन कहता है, आखिर मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ककेरू कोहारू को मुस्कुराते हुए देखता है। वो कोहारू को सिखाता है कि पेड़ कैसे लगाए जाते हैं। कोहारू मशीन को देखकर मुस्कुराती है। ककेरू कहता है, तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी लगी है। कोहारू शुक्रिया कहती है। वो पूछता है, सैंडी क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए? सैन जाते हुए कहता है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। ककेरू कहता है, सैंडी हमेशा ही अकेले रहना पसंद करता है। वो अपने कमरे में अकेले रहता है और अपने कमरे से कभी भी बाहर नहीं आता है। लेकिन आज ककेरू की वजह से सैंडी को काम करना पड़ा और उसे अपने कमरे से भी बाहर आना पड़ा। कोहारू एक बीज डालती है। वो चाहती है कि ये बहुत जल्दी एक पेड़ बन जाए। ककेरू कोहारू को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। ककेरू कोहारू को खाने के लिए ले जाता है। ये किचन में काम करने वाले कुछ और प्यारे से जीव है। वो उन दोनों के लिए खाना बनाते हैं। उन्हें वो खाना बहुत अच्छा लगता है। कोहारू की आंखों में आंसू हो जाते हैं क्योंकि आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। रात को कोहारू सो जाती है। अगले दिन वो गमले पर पानी डाल रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। वो उसे देखकर हैरान है। लड़का भी हैरान है। वो पूछता है कि ये जगह कौन सी है और मैं इस समय कहाँ पर हूँ। वो कहती है कि ये नॉर्दर्न शिप है। वो हैरान होकर पूछता है, ये नॉर्दर्न शिप है? मुझे तो लगा ये एक पार्क है, लेकिन मेरे पास एक कार्ड है। वो पूछती है, ये क्या है? लड़का उसे एक कार्ड दिखाता है। वो हैरान है क्योंकि ये 1919 का समय है, जबकि लड़के के पास 2016 का कार्ड है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें भविष्य का समय बताया गया है। लड़का जिसका नाम सराता है, वो म्यूजियम में कुछ बच्चों के साथ आया होता है। वो बच्चों के समूह से दूर हो जाता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। सराता को म्यूजियम में गाने की आवाज सुनाई देती है। वो गीत का पीछा करते हुए म्यूजियम से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर आसमान में जाती है। वहाँ एक रहस्यमय रोशनी होती है। वहाँ एक शिप भी होती है। उसने ये शिप आज से पहले कभी भी नहीं देखी है। जैसे ही वो शिप को देखता है, वो गायब हो जाता है। जब लड़के को होश आता है, वो नॉर्दर्न शिप के अंदर होता है। वो इस समय बहुत ही हैरान है। कुछ समय के बाद सराता एक किताब पढ़ रहा होता है। वो सराता से कहता है, भविष्य से आए हुए लड़के, क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी हो रही है? सराता कहता है, मेरा एक नाम है सराता। वो हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? सराता कहता है, इस किताब की मदद से मैं अपने समय में वापस जा पाऊंगा और ये किताब मैंने लाइब्रेरी से ढूंढी है। वो उस किताब को देखने लगता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। सराता को अपने समय में वापस जाने के लिए इस किताब को समझने की जरूरत पड़ेगी। वो सभी पार्क में काम कर रहे होते हैं। कोहारू के हाथ पर मिट्टी लग जाती है। ककेरू कोहारू के हाथ को साफ करते हुए कहता है कि लड़कियों के हाथ साफ सुथरे रहने चाहिए और आदमी को साफ सफाई का काम करना चाहिए। वो उसके हाथ को देखते हुए कहती है, ककेरू तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक लड़की के हाथ की तरह। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक आदमी हूँ? कोहारू पूछती है, कहीं तुम लड़की तो नहीं? वो हैरान हो जाती है। ककेरू हंसने लगता है। वो पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? ककेरू कहता है, तुम बहुत सीधी सादी हो, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। कोहारू कहती है, मुझे लगा तुम सच कह रहे थे। वो ककेरू के कान को देखती है। ककेरू के कान पर मिट्टी लगी होती है। जैसे ही वो उसके कान की मिट्टी हटाने वाली होती है, तभी वो कोहारू के हाथ को मारते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगर कोई इंसान मेरे कान को छुए। तभी कोई ककेरू के नाम को पुकारता है। ककेरू कोहारू से माफी मांगकर चले जाता है। वो हैरान है। वही दूसरी ओर मिकोतो म्यूजियम के अंदर होती है। वो किसी का चेहरा बना रही होती है। तभी शकुया वहाँ आता है। वो उसे घूर कर देख रहा होता है। मिकोतो कहती है, तुम मुझे ऐसे मत घूरो क्योंकि मैं उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ। शकुया कहता है, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम किसका चेहरा बना रही हो। मिकोतो कहती है, जब भी मैं उसके चेहरे को याद करती हूँ जिसने हमारे नॉर्दर्न शिप पर हमला किया था, मुझे बहुत गुस्सा आने लगता है और इस समय मैं उसी का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मिकोतो ने उसका चेहरा बना लिया है। शकुया मिकोतो के ड्राइंग को देखता है और कहता है, ऐसा चेहरा किसी ने भी आज तक नहीं बनाया होगा,
तुमने बहुत अच्छा चेहरा बनाया हुआ है। वो खुश हो जाती है। वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उस समय मिकोतो रो रही थी। सकुया कहता है, मिकोतो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी प्यार नहीं करूँगा। मिकोतो जाते वक्त रॉन को देखती है। उस समय रॉन आराम कर रहा होता है। वो कहती है, रॉन अपने आप को समझता क्या है, वो कितना आराम कर रहा है और हम कितनी मेहनत करते हैं। रॉन जाग चुका है। वो खाने का सामान लाते हैं। वो चारों ही पसंद नहीं है। नानी ने उनके लिए राइस बॉल बनाया होता है जो जहरीली जड़ी बूटियों से बनी होती है। वो सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं। उन्हें उस राइस बॉल का स्वाद बहुत ही अजीब लगता है। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि नानामी ने राइस बॉल बनाया है, वो भी जहरीली जड़ी बूटियों की मदद से, वो सब हैरान हो जाते हैं। नानामी राइस बॉल को फेंकने के लिए जाती है। तभी वो नानामी के हाथ से राइस बॉल को छीन लेता है और उसे खुद फेंकने के लिए जाने लगता है। तब हमें पता लगता है कि नानामी और वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो राइस बॉल को नहीं फेंकता है। कोहारू ककेरो को खाना खाते हुए देख रही होती है, क्योंकि ककेरो ने आज से पहले कभी भी कोहारू से ऐसे बात नहीं की थी जैसे उसने उस समय की थी। ककेरो कहता है, कोहारू तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कोहारू सेंड्री को खाना देने के लिए जाती है, क्योंकि ककेरो ने कोहारू से कहा था कि उसे सेंड्री को खाना देना होगा। कोहारू कहती है, सेंड्री ये खाना अकीतो ने बनाया है। तभी कोकेरू सेंड्री का नाम पुकारता है। सेंड्री कोहारू को कमरे के अंदर खींचता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो मुस्कुराकर सेंड्री को देख रहा होता है। कोहारू पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सेंड्री शांत रहने का इशारा करता है। कोकेरू कहता है, सेंड्री अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तब मैं गेट तोड़कर कमरे के अंदर आ जाऊंगा। जिसके बाद वो काउंटिंग शुरू करता है। सेंड्री अकेला रहना चाहता है। वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता है और न ही अपने कमरे से बाहर निकलना चाहता है। बचपन से ही उसे अकेला रहना पसंद है। कोहारू कहती है, कोकेरू ये बात जानता है कि अकेलापन क्या होता है, इसलिए वो तुम्हारी फिक्र करता है। सेंड्री कहता है, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है। कोहारू कहती है, उसी ने मुझे तुम्हारे लिए खाना देने के लिए कहा था। सेंड्री कहता है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दुख होता है अगर कोई हमारा पसंदीदा इंसान या जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो हमें धोखा दे या हमसे झूठ बोले। इसलिए हमें हमेशा अकेला रहना चाहिए। कोकेरू कमरे के अंदर आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए सेंड्री को देखता है। सेंड्री डर के भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है अगर कोकेरू ने उसे पकड़ लिया तब वो उसे कमरे से बाहर ले जाएगा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोकेरू सिर्फ सेंड्री के साथ मजाक कर रहा था और वो चाहता था कि सेंड्री सबसे बात करे और सबके साथ रहे। वो सेंड्री को कमरे से बाहर ले जाता है। सेंड्री को सिर्फ अकेला रहना पसंद है। वही दूसरी ओर लाइब्रेरी में सुराता मिकोतो की बनी हुई ड्राइंग देखता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। इस समय वो म्यूजियम के अंदर है। लड़की गायब हो जाती है। वो तीनों ही लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। सुराता पूछता है, हमारे अलावा यहाँ पर रहता कौन है? वो कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम सभी रहते हैं। फिर वो कहता है, लगता है मैंने अभी किसी भूत को देखा। ओतोमारू डरते हुए पूछता है, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता है? कगामी ओतोमारू को डराते हुए कहता है, तुम छोटे बच्चे की बातों से इतना क्यों डर रही हो? हर कोई उसे छोटा बच्चा समझता है, लेकिन सुराता को बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई उसे छोटा बच्चा कहकर पुकारे। वही दूसरी ओर कोकेरू को बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने पहली बार कोहारू से ऐसे बात की थी। वो कहता है, मुझे जरूर कोहारू से माफी मांगनी चाहिए। तभी पेड़ के पीछे से सेंड्री कोकेरू की बात को सुन रहा होता है। वो पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, तुम्हें सबसे पहले मुझसे माफी मांगनी चाहिए। कोकेरू कहता है, किससे माफी मांगनी चाहिए? सेंड्री कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया। कोहारू दौड़ते हुए कोकेरू के पास आ रही होती है। सेंड्री कोहारू को देख लेता है। वो कहता है, तुम्हें कोहारू से माफी मांगनी चाहिए। कोहारू वहाँ पहुँच जाती है। कोहारू कहती है, कोकेरू मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो उसे एक पौधा दिखाती है। ये पौधा कोकेरू की मदद से ही उगा है। कोकेरू कोहारू से माफी मांगता है और वो ये भी बताता है कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था। जिसके बाद कोई भी अगर उसके कान को छूने की कोशिश करे तब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाता है कि आज से 4 साल पहले जब वो अपने पिता के साथ घूमने के लिए गया था, वो दोनों ही साथ में बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पिता गायब हो गए थे। कोहारू कहती है, शायद वो बीमार थे। कोकेरू कहता है,
उन्हें किसी ने मार दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्हें किसने मारा है। कोहारू कहती है, तब से तुम अकेले रह रही हो। रात को ननामी अकीतो का पीछा कर रही होती है। अकीतो को बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी उसका पीछा करे, वो किसी से बात कर रहा होता है। उन दोनों को ही ननामी देख लेती है। वो ननामी को देखता है और गायब हो जाता है। वो हैरान है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ननामी कहती है, तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन था। कहीं उसी ने नॉरम शिप पर हमला किया था या फिर ये तुम्हारा एक फ्रेंड है। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए जो हमें टास्क देते हैं। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। वो शिप से नीचे गिर रही होती है। तुम मेरे हाथ को पकड़ो। ननामी को याद आता है, अकीतो ने कहा था मुझे छूने की कोशिश मत करो। ननामी अकीतो की बात को नज़रअंदाज करती है। उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। अकीतो उसे बचाने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है। अकीतो ननामी को बचाना चाहता है, लेकिन वो दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। ककेरो ने बचाता है। वो बहुत ज़्यादा थक चुका है क्योंकि उसने आज बहुत ज़्यादा शक्तियों का इस्तेमाल किया है। वो अपनी शक्तियों से उन्हें हथकड़ी लगाता है और उनसे कहता है, अगर तुम इस बटन को दबाओगे तब तुम सिर्फ 30 मिनट के लिए एक दूसरे से अलग रह पाओगे, जिसमें तुम सिर्फ रेस्टरूम का इस्तेमाल कर सकते हो। वो दोनों ककेरो पर गुस्सा होते हैं। ककेरो बेहोश हो जाता है। कोहारू ककेरो की फिक्र करती है। खाने की तैयारी चल रही है। कुछ सदस्य गायब है। कगामी कोहारू के करीब आकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम कल रात को सो नहीं पाई। अगर तुम चाहो तब मैं तुम्हारे कमरे में आकर सो सकता हूँ। मिकोतो कगामी के चेहरे पर मुक्का मारती है क्योंकि वो कोहारू को परेशान कर रहा था। रोन ओतोमारू को खाना खा लेता है जब ओतोमारू का ध्यान कहीं और था। रोन ओतोमारू को परेशान कर रहा होता है। कोहारू को पता लगता है कि ककेरू को फीवर हुआ है। वो ककेरू का ख्याल रखती है। तभी ननामी और अकीतो आते हैं। वो दोनों ही गुस्सा है। कुछ सदस्य खाने का सामान लेने के लिए गए हैं। मिकोतो, सकुया, रोन, अकीतो और ननामी ककेरू के कमरे में आते हैं। अकीतो गुस्सा है। वो डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर को देखकर वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर खाना बनाने वाला कोई भी पसंद नहीं है। अकीतो कहता है, कोहारू अगर तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत होगी तब तुम हमें बता देना, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। सोराता उन्हें शिप के अंदर जाते हुए देखता है और वो छुपकर उनके साथ जा रहा होता है। रॉन भी उनके साथ सामान खरीद रहा होता है। तभी बारिश होने लगती है। मिकोतो शेल्टर में जा रही होती है। सकुया मिकोतो के साथ किसी को देखता है। रॉन गायब हो चुका है और उसे गले लगाता है क्योंकि सकुया मिकोतो से कहता है कि मैं किसी का भी भविष्य देख सकता हूँ, लेकिन मैं उनका भविष्य नहीं देखना चाहता हूँ। आज मैंने तुम्हारा भविष्य देखा, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मिकोतो जानती है कि सकुया उसकी परवाह करता है। सकुया ने भविष्य में मिकोतो को किसी और के साथ देखा था और मिकोतो के सामने वो मर रहा था। वो उसको शेल्टर के अंदर जाने के लिए मना करता है। मिकोतो कहती है, हमें शिप के अंदर वापस जाना चाहिए, शायद रॉन हमें वहीं पर मिलेगा। सोराता नॉरम शिप से बाहर आ चुका है। वो घूम रहा होता है। तभी उसके सामने एक व्हीकल आता है। वो नीचे गिर जाता है। वो कुछ लोगों को वहाँ देखता है। वहाँ नॉरम शिप का एक सदस्य भी होता है। सोराता कहता है, मैंने यहाँ पर किसी को देखा है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें शिप के अंदर नहीं आना चाहिए था। वो सोराता को अपने साथ ले जाता है। कोहारू से मिलने के लिए जाती है। वो सिर्फ टाउन से खाने का सामान और दवाइयाँ लेकर आए हैं। ननामी उनसे मिलती है। वो 30 मिनट के लिए एक दूसरे से अलग हुए हैं। तभी उन्हें अकीतो की आवाज़ सुनाई देती है। वो तीनों ही अकीतो के पास जाते हैं। अकीतो को दर्द महसूस हो रहा है और उसे बिजली का झटका लगा है क्योंकि वो इस समय ननामी से दूर है और 30 मिनट पूरे होने वाले हैं। ककेरू अब ठीक है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी उस पर दया करे। ककेरू कोहारू से कहता है कि वो लोगों को नहीं दिखाना चाहता है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि बचपन में जब वो बीमार होता था उस समय वो अपने आप को अकेला महसूस करता था, क्योंकि उस समय उसे ऐसा लगता था कि हर कोई उसको बेचारा समझता है। कोहारू कहती है, ककेरू तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त है। अकीतो ननामी से नफरत करता है, लेकिन ननामी को लगता है कि शायद
अकीतो जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो अकीतो से माफ़ी मांगती है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने अतीत में मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम एक बुरी लड़की हो और मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहता हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा कि अकीतो क्या बात कर रहा है। अगले दिन कोहारू अकीतो से पूछती है कि ननामी कहाँ है। जैसे ही अकीतो ननामी का नाम सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है। असलियत में अकीतो ननामी से नफरत नहीं करता है। उनके बीच कुछ गलत फहमी है जो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगी। अकीतो ककेरू के लिए खाना बना रहा होता है। उसके हाथ में एक अंडा है और वो डर रहा है। कोहारू कहती है, क्या तुम्हें अंडे से डर लगता है? अकीतो कहता है, जब मैं बच्चा था तो मेरे आसपास बहुत सारे पक्षी थे और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस अंडे को तोड़ सकती हूँ। ककेरू अब ठीक है। वो दोनों ककेरू के कमरे में आते हैं और उसे खाना देते हैं। अकीतो कहता है, तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा। फिर वो कहता है, तुम बहुत दयालु हो। अकीतो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम फटाफट ठीक हो जाओ और ननामी और मुझे एक दूसरे से अलग करो। ककेरू अपने हाथ को अपने कान पे लगाता है। उसके इयररिंग्स गायब है। वो इस समय परेशान है। एपिसोड 5 की शुरुआत में ककेरू अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसके ईयरकफ खो चुके हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से उदास है। कोहारू को ककेरू की फिक्र है, ननामी को अकीतो की और मिकोतो को सकुया की फिक्र हो रही होती है। वो तीनों ही अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हैं। कगामी भी दूसरे बाथरूम में होता है जहाँ सिर्फ लड़के आ सकते हैं। वो उन तीनों की ही बातों को सुनकर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिकोतो कहती है, तुम्हें हमारी बातें चोरी छुपे नहीं सुननी चाहिए। कगामी कहता है, मैं सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन मैंने गलती से तुम सबकी बातें सुन ली है। वो एक चूजे को वहाँ भेजता है। फिर वो कहता है, तुम्हें जो कोई भी पसंद है तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो तीनों ही एक लाइन खींचते हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, आज रात तुम्हें पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। रात को हर कोई सोने की तैयारी कर रहा है। वो तीनों ही नींद से जागते हैं। वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। ये सपनों की दुनिया है। वो अंधेरे जंगल में होते हैं जहाँ कद्दू चमक रहे होते हैं। उन्होंने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए हैं। तभी उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है जो उनसे बात कर रही होती है। अगर आपकी जिंदगी में आपको बोलती हुई बिल्ली दिखाई दे तो आप क्या करोगे? ऐसे ही कोहारू ने आज से पहले बोलती हुई बिल्ली कभी भी नहीं देखी थी। वो इस समय हैरान है। मिकोतो और ननामी जानते हैं कि वो बिल्ली कगामी है। कगामी के अंदर शक्ति है कि वो सपनों की दुनिया को बना सकता है। ननामी बिल्ले के पेट में गुदगुदी करती है। वो हंसने लगता है। कगामी कहता है, अगर तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर निकलना है तब तुम्हें उस इंसान को चुनना होगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, यानी वो इंसान जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम सबकी एक कहानी है और तुमने खुद ये कहानी चुनी है। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने एक लाइन खींची थी और उन्हीं तीनों में से उन्होंने अपने लिए कैरेक्टर चुना है। कगामी उन्हें बताता है कि वो कौन है। कोहारू एक राजकुमारी है, राजकुमारी स्नो वाइट। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। मिकोतो, तुम सिंड्रेला हो, आपने सिंड्रेला की भी कहानी जरूर सुनी होगी। और ननामी, तुम एक लिटिल रेड राइडिंग हुड हो। वो तीनों ही एक एक करके चमक रहे कद्दू के अंदर चले जाते हैं। कोहारू अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वो डर रही होती है लेकिन वो जानती है अगर मैं स्नो वाइट हूँ तो मेरे लिए एक राजकुमार जरूर आएगा। तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है। तभी उसे तोया दिखाई देता है। तोया घोड़े पर बैठकर कोहारू के पास आ रहा होता है क्योंकि वो एक राजकुमार है। वो कोहारू को महल में ले जाने के लिए आया है क्योंकि आज रात उनकी शादी होने वाली है। वही दूसरी ओर हम ननामी को देखते हैं। वो जानती है अगर वो लिटिल रेड राइडिंग हुड है तब वो एक बुरे वुल्फ का शिकार करेगी। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी रॉन वहाँ आता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ननामी उसकी मदद नहीं लेना चाहती है क्योंकि ये एक खतरनाक काम है। रॉन कहता है, मैं एक शिकारी हूँ और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। वहाँ ओतोमारू भी आता है। वो रॉन को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचा है।
ननामी चले जाती है क्योंकि उसे उस बुरे भेड़िए का शिकार करना है। मिकोतो अंधेरे जंगल में जा रही होती है, उसके साथ कगामी भी होता है। मिकोतो को अपने राजकुमार को ढूंढना होगा। कगामी मिकोतो के साथ इसलिए जा रहा होता है क्योंकि अगर रास्ते में मिकोतो को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो उसकी मदद करेगा। मिकोतो कहती है कि तुम एक बिल्ले हो, तुम क्या कर सकते हो, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो अपने इंसान वाले रूप में आ जाता है। कोहारू भाग रही होती है, वो थक चुकी है क्योंकि उसे लगा कि उसका राजकुमार तोया है। उस रास्ते में बौने चूजे दिखाई देते हैं, वहाँ सेनरी भी होता है। सेनरी उन्हीं चूजों में से एक है। वो थक चुका है क्योंकि हम जानते हैं सेनरी आलसी है। कोहारू सेनरी को पकड़ती है, वो बौने चूजों के साथ चलने लगती है। सेनरी कहता है वो सब हमेशा काम क्यों करते रहते हैं, उन्हें कभी थकान क्यों नहीं लगती है। ननामी अभी सोचती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान ज़रूरी नहीं है जो उसके दिल के करीब है और जिससे वो प्यार कर सके, और उसे हर हाल में उस बुरे भेड़िए को मारना होगा। ननामी के सामने एक बुरा भेड़िया आता है। सपनों की दुनिया में बुरा भेड़िया अकीतो बना है। वो उसे घूर रही होती है। अकीतो कहता है मुझे ऐसे मत देखो क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो। ननामी अकीतो को प्यार से देख रही होती है। वो मन में कहती है ये एक सपना है और उसे गले लगाती है क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो उसके कान को भी छूती है। अकीतो उसे धक्का देता है। फिर वो कहता है मैं एक आदमी हूँ। ननामी कहती है मुझे नहीं लगता। वो भाग जाता है। कगामी मिकोतो को कहीं ले जा रहा होता है। वो कहता है ये चांद खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिकोतो समझ जाती है कि कगामी उसे कैसल में नहीं ले जा रहा है। वो जैसे ही उसे मार रही होती है उसकी सैंडल कहीं दूर जाकर गिरती है। कगामी भाग जाता है। मिकोतो के पैर पर ग्लास शूज नहीं है। कोहारू बौने चूजों के घर पर होती है। वहाँ सेनरी आराम कर रहा होता है। ननामी को एक घर दिखाई देता है। वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है। वो पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर एक भेड़िए को देखा है। कोहारू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो भेड़िए के बारे में क्यों पूछ रही है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखती है। अकीतो छुपा होता है। जैसे ही ननामी उसे देखती है वो भाग जाता है। वो उसका पीछा करने लगती है। तभी मिकोतो वहाँ आती है। वो अपना ग्लास शूज ढूंढ रही होती है लेकिन कोहारू को नहीं पता कि ग्लास शूज कहाँ गया। वो चले जाती है। मिकोतो जानती है कि सिंड्रेला की कहानी क्या है। सिंड्रेला की कहानी में ग्लास शूज बहुत ज़रूरी है। कोहारू स्नो वाइट की कहानी जानती है लेकिन कोहारू समझ नहीं पा रही कि आखिर बुरी विच उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, और शायद वो अपना रास्ता भटक गई होगी। ननामी को याद आता है कि बचपन में उसने अकीतो की सबसे प्यारी चीज को अकीतो से दूर किया था। वो रोने लगा था। ननामी के अंदर शक्ति है कि वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकती है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से नफरत करती है। अकीतो से नफरत करता है। वो उसको मारना चाहता है। कोहारू विच को ढूंढ रही है। उसे एक जहरीला सेब खाना है जिसके बाद राजकुमार उसको बचाएगा। वो समझ नहीं पा रही कि उसकी ज़िंदगी में ज़रूरी इंसान कौन है। वो ककेरू को देखती है। वो पूछती है कि क्या तुम एक विच हो। ककेरू कहता है मैं एक जहरीला सेब हूँ। मेरी ज़िंदगी में अकेला रहना लिखा हुआ है। मैं नकली हूँ। मैं लोगों से हारता हूँ। मिकोतो कैसल में पहुँच चुकी है। वो सकुया को देखती है। वो उसके पास जा रही होती है। वही दूसरी ओर सकुया मिकोतो के ग्लास शूज को देखता है। वो सकुया को गले लगाती है। फिर उसे याद आता है बचपन में सकुया ने सबसे पहले अपनी शक्ति के बारे में मिकोतो से कहा था, तुम वो इंसान हो जिसको मैं अपनी शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। मैं उस लड़की को बचाते हुए मारा जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ और मैं उसके सामने मारा जाऊंगा। फिर हम पानी में सकुया के परछाई को देखते हैं। वो असलियत में कगामी होता है। सकुया के पास ग्लास शूज थे। वो उन दोनों को ही साथ में देखता है। सकुया के हाथ से ग्लास शू टूट जाता है। मिकोतो नींद से जाग चुकी है। वही दूसरी ओर अकीतो ननामी को मार रहा होता है। तभी दूसरा कगामी वहाँ आता है। असलियत में जो ननामी को मार रहा होता है वो कगामी है और जिसने ननामी की जान बचाई वो अकीतो है। कगामी कहता है
तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि उसने तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज को छीना है। वो गायब हो जाता है। ननामी कहती है ये सब एक सपना है। अकीतो कहता है ये सपना नहीं है। वो भी नींद से जाग जाती है। ककीरू कहता है मैं जहरीला सेब हूँ, अगर कोई मेरे करीब आने की कोशिश करता है तब वो मारा जाता है। कोहारू कहती है ककीरू तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। वो उसके पास जाती है लेकिन वो गिरने लगती है। ककीरू उसकी जान बचाता है। फिर वो कहती है तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोहारू भी नींद से जाग जाती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सकुया ने मिकोतो और कगामी को एक साथ देख लिया था, जिस वजह से वह उदास था। ननामी अपने घर से बाहर निकलती है। अकीतो उसके घर के बाहर खड़ा होता है। वो पूछती है क्या हम दोनों को ही एक जैसा सपना आया था। अकीतो कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता हूँ। वो ननामी को गले लगाता है और कहता है मैं तुमसे इतनी नफरत भी नहीं करता हूँ। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो भी बचपन में हुआ था। सुबह ककीरू पौधों पर पानी डाल रहा होता है। वो कोहारू को गुड मॉर्निंग विश करता है। कोहारू रात के बाद सोचकर ब्लश करने लगती है। वो अपने आप से कहती है क्या वो एक सपना था। ककीरू कहता है क्या हुआ। कोहारू कहती है कुछ नहीं। वो कोहारू को चिढ़ाते हुए कहता है लगता है तुम्हें एक सपना आया और उस सपने में तुम्हारी इच्छा हुई, यानी जो तुम चाहती थी वो हुआ। वो दोनों ही रात के सपने के बारे में सोचकर शर्मा जाते हैं। वो तो मारू कहता है कगामी वो तीनों ही जान चुके होंगे कि उनकी जिंदगी में कौन जरूरी है। तोया कपड़े सुखा रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे इतना अजीब सपना क्यों आया। ककीरू कोहारू से कहता है मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता हूँ। कोहारू पूछती है क्यों। ककीरू कहता है क्योंकि मेरे ईयर कफ खो चुके हैं। ये मेरे पिता ने मुझे दिए थे। इससे मुझे एहसास होता था कि मेरे पिता मेरे साथ है, लेकिन जब मुझे फीवर हुआ तब मैं बेहोश हो गया था और जैसे ही मैं नींद से जागा मेरे ईयर कफ खो चुके थे और मेरी शक्तियाँ भी जा चुकी थी। लेकिन उस रात सपने में तुमने मुझसे कहा कि जहर जहरीला नहीं होता है। जहर का मतलब होता है किसी भी इंसान को कमज़ोर बना देना। वो एक जहर नहीं है क्योंकि उस समय मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता था। और तुमने मुझसे कहा कि मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़रूरी हो। तुमने सपने में मेरी जान बचाई थी। कोहारू कहती है मैंने तुमसे सब कुछ सच कहा है। मेरी ज़िंदगी में तुम बहुत ज़रूरी हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को ही एक जैसा सपना आया था। ककीरू कहता है थैंक यू। खाने का समय हो रहा है। वो तो मारू पूछता है क्या तुम सबको कल रात अच्छा सपना आया था। वो सब वो तो मारू को देखते हैं। कोहारू और ककीरू भी खाने के टेबल पर आते हैं। तोया ने अपना काम पूरा कर लिया है। तोया जानता है कि ककीरू का ईयर कफ खो चुका है और उसे ये बात जाननी है कि ककीरू का ईयर कफ कहाँ गया। फिर हमें पता लगता है तोया के पास शक्ति है कि वो किसी की भी याद को देख सकता है। वो अतीत की घटना को देखता है कि ककीरू का ईयर कफ कैसे खोया। एक चेहरा दिखाई देता है लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है। कगामी रॉन के पास आता है। रॉन आराम कर रहा होता है क्योंकि कगामी ही उन सबको सपनों की दुनिया में लेकर आया था। कगामी रॉन को चढ़ाते हुए कहता है लगता है कि तुम किसी को भी पसंद नहीं करते हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ज़रूरी नहीं है। रॉन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। क्या मुझे किसी को पसंद करने की ज़रूरत है। कगामी कहता है तुम्हें एक दिन ज़रूर पता लगेगा, जिसके बाद हमें नॉरम शिप के बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। कुछ लोग नॉरम शिप को देख रहे होते हैं। वो कहता है कि वो आ चुका है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी से कहता है युद्ध शुरू होने वाला है। नॉरम शिप के अंदर कोहारू और ककीरू बात कर रहे होते हैं। वो तो मारू सैंडी को परेशान कर रहा होता है क्योंकि वो सैंडी के साथ खेलना चाहता है, लेकिन सैंडी आलसी है। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। ककीरू कहता है लगता है तुम दोनों ही मज़े कर रहे हो। सैंडी गुस्से में कहता है ककीरू तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, जब तुम बीमार थे तब मैंने इस शिप में कितना ज़्यादा काम किया है। और तो मारू ज़बरदस्ती सैंडी को वहाँ से ले जाता है। सैंडी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता है, यानी वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है। तभी सोराता वहाँ आता है। सोराता कोहारू और ककीरू से कहता है कि मुझे लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की दिखाई दी थी।
मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तभी उनके शिप पर हमला होता है। वो कहता है, लगता है हमें युद्ध शुरू करना होगा। मिकोतो और तोया को भी झटका लगता है। मिकोतो कहती है, लगता है शिप का जादुई कवच टूट चुका है। वो जाती है। सकुया दूर से उस नष्ट हुई जगह को देख रहा होता है। वो मिकोतो को देखता है। मिकोतो को याद आता है कि सकुया ने कहा था कि वो उस लड़की को बचाते हुए मारा जाएगा, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वो सकुया की रक्षा करना चाहती है। वो उस जगह को देखती है जहाँ हमला हुआ है। मिकोतो एक बात तो समझ चुकी है कि वो हमला ज़रूर किसी शिप के अंदर वाले इंसान ने किया है और वो हमारे आसपास रहता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उसके सर पर मारता है। सकुया मिकोतो का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन उसे मिकोतो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती है। सकुया अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है, मुझे बताओ कि मिकोतो कहाँ पर है। तब हम एक लड़के को देखते हैं। उसे मिकोतो दिखाई देती है। वो मिकोतो को ढूंढता है। रहस्यमयी लड़की उन्हें देख रही होती है। सकुया मिकोतो के पास पहुंच चुका है। वो मिकोतो को जगाने की कोशिश करता है। तभी कोई वहां आता है। सकुया पूछता है कि तुम कौन हो। वो मिकोतो पर हमला करता है, लेकिन सकुया मिकोतो को बचाता है। वो मौका देखकर वहां से भाग जाता है। सकुया कहता है, मिकोतो मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तभी काकेरू और कोहारू वहां पर आते हैं। डॉक्टर चोजा उन दोनों को ही देखता है। वहाँ युद्ध चल रहा है। फिर हम उस लड़के को देखते हैं जो युद्ध के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें अतीत को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अतीत को बदलना भी चाहो तब तुम इस युद्ध को नहीं रोक सकते हो। इनकी बातें अभी तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में ज़रूर हमें ये बातें समझ आ जाएगी। सकुया और मिकोतो को भी होश आ चुका है। उन सब की एक मीटिंग चलती है। रॉन को काकेरू का ईयरकफ मिल चुका है, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। रॉन को रोकने की कोशिश करती है। तभी काकेरू का ईयरकफ नीचे गिर जाता है। कोहारू ईयरकफ को पकड़ती है और कहती है, मैं काकेरू को ये ईयरकफ दे दूंगी। रॉन भी कहता है, ठीक है। कोहारू काकेरू को ईयरकफ वापस करती है।